हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको नंबर सिस्टम का पहला जो लेक्चर है देने वाला हूं कि नंबर सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है, उससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बच्चा कन्फ्यूजन में है कि सर एडमिशन कैसे लें, क्या क्या करें, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, पहली क्लास ना ले पाए, सिलेबस की क्लास ना ले पाए, नया नया जुड़ रहा है, पर डे नया नया बच्चा जुड़ रहा है, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्या करेंगे। नंबर है 9935855771, यानी इस नंबर पे वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। अगर इससे भी आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो आप अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल सर्च करिए यूट्यूब पे जाके, और आपको वहाँ इमरान सर के द्वारा एक लेक्चर ली गई है, उसमें बताया गया है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्लास चलेगी, सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में दी गई है। सारी चीज़ें वहाँ से आप जान लीजिए, कैसे कैसे आपको पे करना है, कहाँ आपकी क्लास चलेगी, ये सारी जानकारी दी गई है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो क्लास एडमिशन वाली प्रक्रिया है केवल 25 तक है, यानी 25 अप्रैल तक केवल एडमिशन होगा। उसके बाद आपकी एडमिशन क्लोज हो जाएगी। आपकी एडमिशन क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। कम से कम 200 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं और जितने भी बच्चे हो सकते हैं जुड़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा एडमिशन नहीं लेना है। 200 से 300 के बीच में बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ होना चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। एक क्लास में 200 से 300 बच्चे होंगे। 200 प्लस बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और 25 तक लास्ट डेट है। आपको कैसे पे करना है, क्या करना है, इस नंबर पे आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। अपना एडमिशन, अपना एक सीट कंफर्म करा लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। जैसे मैं बता दूं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक शुरू करने वाला पूरा का पूरा पीडीएफ में होगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि डेफिनेशन से, लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए, जो आज हम लोग का सेगमेंट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जो हम लोग का है, संख्या पद्धति का जो सेगमेंट हम लोग लेके चल रहे हैं नंबर सिस्टम का पूरा डेफिनेशन तो मैंने लिखवा दिया है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमारा एग्जामिनर जो होता है जो सोचता कैसे है कि डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं अगर प्रॉपर एग्जाम में। मैं सभी एग्जामों को लेके बात कर रहा हूँ, चाहे वो दरोगा का पेपर हो, चाहे आपका लेखपाल का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं आपसे इतना बता दूं कि चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना ही पढ़ना है। और नंबर सिस्टम में डेफिनेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे डेफिनेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन सेगमेंट को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, डेफिनेशन लिखवा दिया जाता है टीचरों के द्वारा, उसके बाद उसकी डिटेल आपको नहीं बताई जाती है। लेकिन आज की पूरी क्लास में आपको पूरा का पूरा डिटेल बताया जाएगा कि डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सिस्टम आपको हर वैकेंसी के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे लेखपाल दे रहे हो, कोई इसमें आपको कोताही नहीं करनी है। तो आ जाइए, जो हम लोग का पहला सेगमेंट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो हम लोग का पहला सेगमेंट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पहला हम लोग का टॉपिक है, बेसिक डेफिनेशन का हम लोग क्लास लेने वाले हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, देखो संख्याओं का एक सिस्टम होता है, बिना सिस्टम के संख्याएं तो होती नहीं है। जैसे आप काउंटिंग करते हो, नंबर की काउंटिंग करते हो तो एक सिस्टम वाइज करते हो। आप ये तो नहीं लिखते हो ना कि एक 1 के बाद 2, 2 के बाद 5 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए। यानी आपका एक सिस्टम होता है 1 2 3 4 5 डेट जहाँ तक जाते हो, इनफाइनाइट तक जाते हो। एक सिस्टम होता है संख्या लिखने का। जोड़ने का भी एक सिस्टम होता है, गुणा करने का सिस्टम होता है, माइनस करने का सिस्टम होता है, डिवाइड करने का भी एक सिस्टम होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम हम और आप नहीं बनाए हुए हैं, ये बना हुआ है सिस्टम। इसको मानक माना गया क्योंकि गणित बिना मानक में नहीं चलता है, गणित बिना मानक में नहीं चलता है, इसको मानक बनाया गया है। तो उसी सिस्टम को मुझे पढ़ना है, उसी सिस्टम को मुझे रिवाइज करना, उस सिस्टम को देखना है कि सिस्टम का तरीका क्या है, इसको बनाया कैसे गया है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है।
तो संख्या पद्धति में पहला जो हम लोग का अगर बात की जाए, पहला जो शब्द आता है जहन में हमारे और आपके जहन में आता है, वो शब्द आता है प्राकृतिक संख्या। वो शब्द आता है प्राकृतिक संख्या, वो शब्द आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो सभी लोग बता सकते हैं जिन संख्याओं से काउंटिंग की जा सकती हो, जिन संख्याओं से गणना की जा सकती है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। देखो भाई, संख्याएं बनी है काउंटिंग के लिए। जैसे आप काउंटिंग करते हो तो क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाते हो। आपके जहाँ तक ज़रूरत होती है वहाँ तक काउंटिंग करते हो। तो जिन संख्याओं से काउंटिंग की जा सकती हो या तो गणना की जाने वाली सभी संख्याएं जो होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गणना की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कभी कभी कुछ बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्या 5/2 भी आपका प्राकृतिक संख्या है, तो आप कह सकते हो नहीं, प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में या पॉइंट में नहीं डिफाइन की जाती है। प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में और पॉइंट में डिफाइन नहीं की जाती। अगर बोला जाए कि क्या 0.5 जो है आपका प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि काउंटिंग करने के लिए 0.5 का यूज नहीं किया जाता है। काउंटिंग करने के लिए 5/2 का यूज नहीं किया जाता है। काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका यूज किया जाता है। ज़रूरत जब हमको पड़ती है तो काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको हम लोग काउंटिंग ऐसे करते हैं। हम लिख देते हैं 1 1.2 1.2 1.3, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काउंटिंग करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक की बात करें, कभी माइनस में नहीं होता है। आपने कभी सुना होगा किसी बच्चे की उम्र -18 वर्ष, आपने सुना नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की उम्र आप पूछते हो, किसी बच्चे की उम्र पूछते हो, तो कभी माइनस में तो बताता नहीं होगा। अगर घड़ी चल रही है तो कोई टाइम बताता होगा, तो माइनस में तो बताता नहीं होगा। जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो कभी माइनस में और पॉइंट में नहीं होती हैं। उसका यूज हम लोग केवल माइनस पॉइंट में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा होगा, बस इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, गणना की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गणना की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और डेफिनेशन हमने लेके आया है यहाँ पे, एक और डेफिनेशन आपके सामने है। वो क्या है कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार या समूह। देखो, संख्याओं का भी अपना परिवार होता है, जैसे आपका अपना परिवार है, संख्याओं का भी अपना परिवार होता है। 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार, ध्यान देना, परिवार या समूचय, यानी संख्याओं की भी फैमिली होती है, समूचय होता है। 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार या समूचय प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो हमने नेचुरल नंबर को किससे दर्शाया, नेचुरल नंबर को हम लोग n से दर्शाते हैं, समूचय का साइन होता है। हमने कहा कि 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक हम लोग जाएंगे, इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार या समूचय क्या कहलाता है, हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। डेफिनेशन थोड़ा देने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें तो आपको हमेशा हर जगह मिल जाती है। काउंटिंग की जाने वाली सभी संख्याएं, गणना की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लेकिन कुछ थोड़ा सा यूनिक डेफिनेशन अगर देंगे हम लोग, जो चीज़ें हमको समझ में आएगी, जो चीज़ें हमको याद भी रहेगी, और इन डेफिनेशन से आगे डेफिनेशन हम लोग बनाते भी रहेंगे। हमने क्या बोला आपसे, फिर से ध्यान से समझना कि 1 से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट तक। क्योंकि देखो, मैथ में, गणित में क्या होता है कि गणित में जो नंबर्स होते हैं, हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया गया, यानी अनंत इसलिए लगाया गया है कि हमें नंबर्स के बारे में पता नहीं है, हमें नंबर्स के बारे में पता नहीं है, इसलिए अनंत लगाया गया है। और अभी तक कितनी संख्याएं काउंट हो चुकी हैं इसके बारे में बात करूंगा आगे, उसके लिए क्वेश्चन पूछा भी गया हमारा एग्जाम में। तो अनंत इसलिए लगाया गया है कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है, संख्याओं का कोई अंत नहीं है, अनंत लगा दिया गया है कि n इनफाइनाइट वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक, हमने कहा कि n से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट। 1 से लेके इनफाइनाइट तक संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब मेरे भाई आ जाओ, अब यहाँ पे डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ, उसको, इसके बारे में ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है हमारा, थोड़ा ध्यान देना। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नोट। ये नोट हमारे लेखपाल जैसे पेपर में, यूपीएसआई जैसे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि बताओ कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान सदैव शून्य प्राप्त होगा। देखो, या लग गया यहाँ पे, इसको काट देते हैं हम लोग, और यहाँ पे या शब्द का प्रयोग टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ इसको हम लोग काट देते हैं, इससे कोई लेना देना हमको नहीं।
इनसे कोई लेना देना हमको नहीं है। बोला गया सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, आपस में गुणा कर दिया जाए, आपस में गुणा कर दिया जाए, गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान सदैव शून्य प्राप्त होगा। स्थान या अंक सदैव क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। यानी अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि अब बोला गया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए। समझो हमसे बोला गया 1 से लेकर n तक संख्याओं का गुणा किया जाए, 1 से लेकर n तक संख्याओं का गुणा किया जाए तो एक रिजल्ट आता है डेड और इकाई के स्थान पे कोई ना कोई वेरिएबल दे देता है, कुछ ना कुछ संख्या दी जाती है। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया बता दो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेड इनफाइनाइट। बोला गया 1 से लेकर अनंत संख्याओं गुणा किया जाए तो ये एक संख्या आई डेड इकाई के स्थान पे x आया तो पूछा x की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। 0 किसके अकॉर्डिंग आएगा, 0 2 और 5 के अकॉर्डिंग आता है, 0 2 और 5 के अकॉर्डिंग आता है। जहाँ 2 और 5 का जहाँ एक पेयर बना वहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक 0। जहाँ 2 और 5 का एक पेयर बना वहाँ पे हमको 0 मिल गया। और आपको एक चीज़ पता है, जहाँ इकाई का स्थान 0 दे दिया तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं सबको 0 बना देता है। यानी इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव पर्सन के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जब नेगेटिव पर्सन के पास जाओगे तो आपको भी नेगेटिव बना देगा, तो हमें से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो 0 एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 में तो संख्याओं को 0 बना देगी, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी हस्ती क्यों ना हो, नेगेटिव पर्सन के पास जाएगा तो नेगेटिव बन ही जाएगा। तो जो 0 है ना, ये डिसाइड करता है कि इकाई के स्थान पे कौन संख्या है कि। बाकी अगर ऐसा ना होता तो पॉसिबल ना होता कि हम गुणा कर पाएँ, ऐसा ना होता तो पॉसिबल ना होता कि गुणा कर पाएँ, क्योंकि संख्याओं के बारे में पता नहीं, इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं। इनफाइनाइट क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। चलिए आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने बना। अब यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि जब वो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या का, यहाँ पे मान लीजिए हमने बात की यहाँ पे, इसके बाद से प्राकृतिक संख्या के बाद से हमारे पास पूर्ण संख्या मिला। पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, संख्याएं पूर्ण क्या होंगी, संख्याएं पूर्ण कब होगी। आपने भी सुना है कि प्राकृतिक संख्याओं का परिवार या समुच्चय, 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं का परिवार या समुच्चय प्राकृतिक संख्या कहलाती है। भाई जब प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है तो पूर्ण संख्याओं का भी परिवार होगा। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। मैंने कहा कि प्राकृतिक संख्या के परिवार या समुच्चय में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो बना नया परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। अब सोचो कि जब आप प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करते हैं, जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देते हैं तो एक नया समुच्चय या एक नया परिवार बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। या तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जो संख्याएं 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। होल नंबर को हमको किससे दर्शाते हैं, देखो यहाँ पे नहीं दिया गया। होल नंबर को कैसे दर्शाते हैं हम लोग, होल नंबर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि होल नंबर का पहला अक्षर क्या है, W। ये समुच्चय किसका होगा, ये समुच्चय 0 1 2 3 डैश कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक। यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्याओं का जो समुच्चय होगा क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। आप समझो कि पूर्ण संख्या कहलाएगा तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी तो शामिल है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक की बात करते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जब 0 शामिल हो जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जब 0 शामिल कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बना, बोला ये कि ये बताओ कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगर मान लीजिए कभी किसी ने आपसे पूछ दिया, किसी ने पूछा या ना पूछा, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आप सोचोगे क्या कैसे प्राकृतिक सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होंगे। जैसे आपसे कभी पूछ दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस पूर्ण संख्या के परिवार में पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या शामिल है, यानी नेचुरल नंबर शामिल है। तो आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। मैं यहाँ नोट लिख दे रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। हमने यहाँ पे लिखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी
सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती, ध्यान देना। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। यहाँ से एक स्टेटमेंट आपके पूछा, नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पूछा गया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बना। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इवन नंबर में। इवन नंबर से कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। है बहुत छोटा, आपको लगता होगा कि सर इवन नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, तो इवन नंबर पढ़ना नहीं पड़ेगा। इवन नंबर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप सोचो, सम संख्या पूछा गया कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। जो सम संख्या इवन नंबर है, हर व्यक्ति बता सकता है कि सर सम संख्या किसे कहते हैं। हर व्यक्ति बता सकता है कि सर सम संख्या किसे कहते हैं। जो इवन नंबर होता क्या कहता है, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम संख्या से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं, सम संख्या से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित है सम संख्या कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 डैश कहाँ तक, n तक। n क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। n वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या, बहुत बच्चों का सवाल होता है यहाँ पे कि सर 0 भी एक सम संख्या होती है क्या, 0 भी एक सम संख्या होती है कि। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो 0 शून्य की बात कर रहा हूँ, तो 0 एक प्रकार की सम संख्या होती है। 0 पहला आपने देखा कि 0 एक प्रकार की पहले पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, हमारे एग्जाम में केवल 0 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 पहली बात पूर्ण संख्या होती है, एक प्रकार की पूर्ण संख्या होती है। एक प्रकार की सम संख्या, नेचुरल सम नहीं होती, ध्यान देना। 0 एक प्रकार की सम संख्या होती है। माना गया है कि 0 सम संख्या होती है, क्योंकि कैसे सम संख्या होती है, जैसे आपने देखा कि 10 सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। 10 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, एक कितना हो जाएगा हमारा 5। यानी किसी भी विषम संख्या के राइट साइड में 0 लग गया, यानी 0 लग गया, वो संख्या सम हो जाती है। मैंने कहा कि 5 आपका विषम है, इसके साथ 0 लग गया, वो भी सम हो जाएगी। यानी जहाँ 0 लगेगा वो सम हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी 0 भी एक प्रकार की आपकी सम संख्या है। इसके बाद से 0 से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या 0 आपका पूर्णांक है क्या। तो आप कह सकते हो कि सर 0 एक प्रकार का पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है, कौन सा पूर्णांक होता है आगे हम बात करेंगे। फिर अगर आपसे मान लो पूछ दिया यहाँ से, बता दो सर कि 0 परिमेय संख्या भी होता है क्या। 0 परिमेय संख्या भी होती है। 0 क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। देखो 0 से कितने क्वेश्चन बनाए गए, 0 से 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब सोचो यहाँ 0 से 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। 0 एक प्रकार की पूर्ण संख्या होती है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि 0 पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि अभी आपको पूर्ण संख्या के डेफिनेशन में ही लिखवाया गया है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0 एक प्रकार की पूर्ण संख्या होती है। अब एक बात और जान लो, 0 एक प्रकार की सम संख्या होती है, 0 एक प्रकार के पूर्णांक होती है, 0 एक प्रकार की क्या होती है, परिमेय संख्या। 0 से कितने क्वेश्चन बनाए गए भाई, 0 से 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। 0 से कितने क्वेश्चन बनाए गए, 4 क्वेश्चन। आप सोचो सम संख्या में मैंने 0 को केवल लिया तो 0 से 4 क्वेश्चन बनाए गए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सम संख्या से ही बात करेंगे। तो सम संख्या से बात हम लोग कैसे करेंगे, अब मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ कि सम संख्या क्या होती है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताओ कि सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए। सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए।
सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा? इकाई का स्थान सदैव शून्य होगा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमारा लोअर पीछे से पूछा गया है 2019 में, 2019 में लोअर पीसेस के पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2020 में जो रेलवे के एग्ज़ाम 2021-2020 में हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या होगी। या तो आपसे स्टेटमेंट दे के पूछेगा, या तो आपसे क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे के पूछेगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डैश इंटू कितना हो जाएगा n, आपस में गुणा किया गया तो गुणनफल में कोई संख्या आई, गुणनफल में कोई संख्या आई, अंतिम जो डिजिट होगी x होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 0 होगी। सीधे आप क्या पुट करोगे 0, यानी सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल में जो इकाई का स्थान आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से मैंने निकाला, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको बनाया कि 0 एक प्रकार की पूर्ण संख्या है, 0 एक प्रकार के सम है, 0 पूर्णांक है, 0 परिमेय है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ बना। यहाँ पे मैंने बनाया कि सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे सदैव शून्य प्राप्त होगी, कभी कोई संख्या नहीं आएगी, हमेशा क्या मिलेगी आपको, अशून्य ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने बनाया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बनाया कि मान लो कि क्वेश्चन पूछ दिया, बोला बताओ कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक होंगी, सम संख्याएं जो होंगी सभी सम संख्याएं प्राकृतिक होंगी, सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। होती हैं, सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं होती। बोला गया कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, आप कहोगे यस कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं सम नहीं होती। इसके पीछे रीजन आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या जो होता है हमारा, ये जो प्राकृतिक संख्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या में हमारा क्या क्या छुपा होता है, इसमें सम भी होता है और क्या होता है, विषम होता है। सम होता है और क्या होता है, विषम होता है। ये 2 चीज़ होता है। सभी सम आपका प्राकृतिक हो सकता है, सभी विषम आपकी प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं हो सकती, सभी प्राकृतिक विषम नहीं हो सकती। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ 0 से, यानी 4 क्वेश्चन बनेंगे, इसको हटा रहा हूँ। ये दूसरा हो गया। तीसरा मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि सभी सम पूर्ण संख्या होती हैं क्या, तो आप कह सकते हो कि सभी सम इक्वल टू पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या नॉट इक्वल टू सम संख्या। बात समझ में आ रही होगी हमारे। मैंने कहा कि सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या नहीं होती है। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि सभी सम इक्वल टू पूर्णांक। क्या होता है हमारा, सभी सम पूर्णांक होता है, बट सभी पूर्णांक जो होते हैं वो
सम नहीं होते हैं। फिर मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पांचवा जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा सभी सम जो होंगे, सभी सम जो होंगे इक्वल टू परिमेय। सभी सम संख्याएं परिमेय रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। बट सभी परिमेय जो होंगे ये आपके सम संख्या नहीं होंगे। अब सोचो कि केवल स्टेटमेंट सम संख्या के स्टेटमेंट से यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 0 से 4 क्वेश्चन, कुल मिला के सम संख्या से 9 क्वेश्चन मैंने बनाया, आपके सामने रख दिया। अब फिर एक बार रिवाइज कर लो मेरे भाई, जितने लोग देख रहे हो एक बार सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो। आपको चीज़ें देखो जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको कहीं ना आपको किताबों में मिलेगी ना कोई आपको पढ़ाएगा, लेकिन पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी डेफिनेशन से जितना भी स्टेटमेंट बनता है सारे को मिक्स करके 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है या कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। आप सबके बारे में जानकारी रखते होंगे तभी वो क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि वो सम संख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सम विषम सबको उठा लेगा। हमने कहा कि पहला मैंने क्या लिखा कि सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे सदैव शून्य प्राप्त होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या होगी? तो आपका जवाब होगा 0। कौन सा होगा? 0। अब किसी भी पेपर में जा रहे हो, ये जो पेपर लोअर पीसीएस में पूछा गया था और रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर पीसीएस में और रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर कितना आएगा इसका? 0। बस आप क्वेश्चन देख के सीधे आंसर करोगे, आपको वहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या तो न्यूमेरिकल में देगा, बोलेगा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डेडेस कहाँ तक, n तक, सबको आपस में गुणा किया तो रिजल्ट निकला डेडेस, इकाई का स्थान कितना मिला x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका होगा 0। दूसरा स्टेटमेंट जब देखते हैं कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछा कि क्या सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी, तो आप कह सकते हो कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी लेकिन सभी प्राकृतिक सम नहीं होंगे। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो आप कहोगे कि सही है कि सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्या नहीं होती। चौथा जो है सभी सम संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जितने भी सम संख्या होंगे पूर्णांक होंगे, पूर्णांक में सम संख्या होती हैं लेकिन सभी पूर्णांक जो होंगे कभी सम नहीं होंगे। सभी सम संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी लेकिन सभी परिमेय सम संख्या नहीं होती। यानी 9 क्वेश्चन यहाँ से केवल सम संख्या से बना हुआ है। अब सोचो कि केवल सम संख्या से 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ एग्जाम में बने हुए हैं, और ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही एग्जाम में सारे क्वेश्चन डाल देंगे। हो सकता है किसी एग्जाम में डालेंगे, किसी एग्जाम में नहीं डालेंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा सेगमेंट है और कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे उससे कोई लेने देना नहीं। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम संख्या हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब आ गया हमारा विषम संख्या, यानी कह सकते हैं इसको ऑड नंबर। क्या बोलते हैं भाई हम लोग? ऑड नंबर। ये विषम संख्या क्या होता है आप जानते हो? जो सम संख्या नहीं होगा वो विषम संख्या होगा। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे आप जानते हो कि बहुत बड़ा तो टॉपिक है नहीं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 डेढ़ कहाँ तक है, यह ना वह बड़ी से बड़ी सम संख्या है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी तो आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या विषम संख्या कौन सी होगी। लेकिन जैसे पूछा गया कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी तो आप कहोगे इनफाइनाइट होगी, जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी विषम संख्या के बारे में मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे विषम संख्या की डेफिनेशन नहीं पढ़ाने आया हूँ। विषम संख्या से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे यहाँ 5 है, हमारे यहाँ जो 5 है, 5 में किसी सम संख्या से गुणा कर दिया जाए। किससे गुणा कर दिया जाए? तो जो यूनिट प्लेस में डिजिट मिलता है 0 मिलता है, और किसी विषम से गुणा कर दिया जाए तो हमेशा कितना मिलता है? 5 मिलता है। यानी 5 में किसी भी विषम संख्या से गुणा करते रहो हमेशा कितना देता रहेगा? 5 देता रहेगा। हमसे पूछ दिया पहला कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करें तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या होगी। यानी बोला कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दें। ध्यान देना, ये हो गया हमारा। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड चेंज करता हूँ।
थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों को। अच्छा भाई, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि विषम संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा, बोलो कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। क्या बोला जाए कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, गुणा किया जाए। तो गुणनफल में इकाई का स्थान, इकाई का स्थान कितना मिलेगा? 5। अब स्टेटमेंट आपसे पूछा कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, तो गुणनफल में जो इकाई का स्थान होगी वो क्या मिलेगी? तो आपका जवाब 5। 5 कहाँ से आया? मैं बता दूं आपको फिर से कि 5 एक ऐसी संख्या है, 5 में किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो इकाई का स्थान सीधे 0 देती है। 5 में किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए तो हमें रिजल्ट कितना देती है? 5 देती है। कितना भी संख्याओं से गुणा कर लो, आपको इकाई का स्थान कितना मिलेगा? 5। इकाई का स्थान आपको 5 मिलेगा, उसे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हम विषम की बात कर रहे हैं, सम से कोई लेना देना नहीं है, केवल विषम की बात करेंगे, तो हमेशा कितना मिलेगा? 5। अगर ये 5 वाली सिस्टम ना होती तो गुणा करना संभव ना होता। अगर बोला जाए कि 1 × 3 × 5 × 7 × डैश कहाँ तक? n तक गुणा कर दिया गया, जहाँ n एक अंतिम विषम संख्या हो, डैश x हो, x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका सीधे आंसर कितना होगा? 5। कितना आएगा? 5। एक स्टेटमेंट तो यहाँ से मिल गया आपको। दूसरा स्टेटमेंट कहाँ से बोला जाएगा? यहाँ से ध्यान रखना। पहला तो ये था, दूसरा ये बोल दिया गया, दूसरा ये बोला गया कि बताओ कि क्या सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि सभी विषम जो होंगे, सभी विषम संख्या जो होंगे, सभी विषम संख्या होंगे, क्या होंगे? ये प्राकृतिक संख्या होंगे। क्या होंगे? ये प्राकृतिक संख्या होंगे। बट सभी प्राकृतिक जो होंगे, सभी प्राकृतिक जो होंगे, सभी प्राकृतिक जो होंगे ये विषम नहीं होंगे। पहला स्टेटमेंट ये आपसे पूछा जाएगा कि सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी, तो आपका जवाब होगा यस कि सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या होंगी। लेकिन जैसे पूछा जाए क्या सभी विषम संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या होंगी, तो आपका जवाब होगा नो। लेकिन जैसे पूछा जाए कि सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी, तो आपका जवाब होगा यस। इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सभी विषम संख्या जो होंगी, सभी विषम संख्या होंगी, सभी जो विषम संख्या होंगे इक्वल टू पूर्ण संख्या, यानी सभी विषम संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। बट जैसे पूछ दिया कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होंगी, सभी पूर्ण संख्या होंगी, सभी पूर्ण संख्या नॉट इक्वल टू विषम संख्या, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं विषम संख्या नहीं हो सकती हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट था। चौथा स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोला जाए कि सभी विषम पूर्णांक हो सकती हैं क्या? इक्वल टू पूर्णांक। सभी विषम संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, बट सभी पूर्णांक, सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी इंटीजर्स होते हैं, नॉट इक्वल टू विषम। सभी इंटीजर आपके विषम नहीं हो सकते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद पांचवा स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर बोला जाए कि सभी विषम जो होंगे, सभी विषम जो होंगे परिमेय होंगे क्या? रेशनल नंबर होंगे। आप कहेंगे सभी विषम परिमेय हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे? परिमेय होंगे। लेकिन सभी परिमेय जो होंगे आपके, सभी परिमेय जो होंगे, सभी परिमेय संख्या होंगी, वो विषम आपकी नहीं होंगी, वो आपकी विषम नहीं होंगी। देखो यहाँ से कितने स्टेटमेंट, 5 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। मैंने कहा कि विषम संख्या केवल डेफिनेशन आपको नहीं बताएंगे, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का स्थान कितना मिलेगा 5। हमेशा याद रखना, आपको एक नंबर देता है आपको वहाँ कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल में इकाई का स्थान क्या मिल जाएगी आपको 5 मिल जाएगी। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि सभी विषम संख्याएं जो होती हैं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो आप कह सकते हो कि सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम नहीं हो सकती हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट गलत है। सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, सही है, लिखते जाना। सभी पूर्ण संख्याएं विषम संख्या नहीं हो सकती हैं, गलत है। सभी विषम संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, सही है। सभी विषम संख्याएं पूर्णांक इंटीजर्स होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक विषम नहीं होंगी, गलत है। सभी विषम संख्या परिमेय संख्या होती है। अक्सर परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विषम संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो बच्चा कहता है कन्फ्यूजन है। लेकिन स्पष्ट मैं यहाँ बता दूं कि सभी विषम संख्याएं परिमेय हो सकती हैं। किसी भी संख्या को आप परिमेय में बदल सकते हो, लेकिन सभी परिमेय संख्या विषम नहीं हो सकती हैं। ये आपके स्टेटमेंट 5 क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं। चलिए फिर मैं अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फिर हम लोग डेफिनेशन यहाँ से मतलब सम विषम आपका क्लियर हो गया पूरा का पूरा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। आ जाइए भाई। ठीक, उसके बाद से जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में बनते हैं। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर बनाया करते हैं कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो। केवल कितना गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। यहाँ पे गुणनखंड होगा, यहाँ पे 2 होगा, केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कभी कभी आप किताब में पढ़ते हो, कभी हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि जो संख्या है एक के अलावा वे सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तरीका चेंज करेंगे। हमने बोला कि जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जो संख्याएं केवल 2 फैक्टर में हो वो क्या कहलाएंगी हमारी अभाज्य संख्या। जैसे मैंने कहा कि 2 की बात किया तो 2 मतलब 1 गुणे कितना हो जाएगा 2। पहले रुक जाओ, पहले देखते हैं हम लोग। नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं, 1 का मतलब गुणनखंड करेंगे 1 ही आएगा। 2 का गुणनखंड किया मैंने, 2 का मतलब 1 इंटू कितना आ गया 2 आया। तीन का किया तो 1 इंटू कितना आया 3 आया। 4 का किया तो कितना आया 1 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 2। 5 का किया तो 1 इंटू 5 आ गया। 6 का किया तो 1 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 3। 7 का किया तो 1 इंटू कितना आ गया 7। 8 का किया तो 1 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। 9 का किया तो कितना आ गया भाई 1 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या बोला कि केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए 2, तो हमको 2 गुणनखंड यहाँ मिला, 2 गुणनखंड यहाँ मिला, 2 गुणनखंड यहाँ मिला और 2 गुणनखंड यहाँ मिला। यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी 2 होगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है। ये हजारों बार पेपर में पूछा गया होगा, चाहे वो टेट का पेपर हो, सुपर टेट का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो बच्चा 1 मारता है, 0 मारता है, 3 मारता है, लेकिन 2 पे से ध्यान नहीं जाता है कि 2 एक प्रकार की सम संख्या होती है। मैं बता दूं आपकी 2 एक प्रकार की सम संख्या है, सम होते हुए भी अभाज्य है। केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, वो केवल कौन सी होती है 2 होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम, अगर विषम यहाँ शब्द लगा दिया तो कौन सी आएगी 3 आएगी। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्या आती है। 3 जो क्वेश्चन है ना आप रिपीटेड हैं, 3 क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है। इसको रिपीट कर लो आप लोग, इसको बना लो, लिख लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
यहाँ से तो आपका कंफर्म 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए। अब बात करते हैं कि यहाँ से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए गए थे। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए गए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभाज्य संख्या से 3 क्वेश्चन वहाँ थे। अब हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो मान लो कि मैंने जैसे पहला क्वेश्चन लिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। बोला गया कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, आपस में गुणा किया जाए, तो गुणनफल में इकाई का स्थान सदैव 0 प्राप्त होगा। पहला स्टेटमेंट बोला जाए कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या मिलेगी, तो हमेशा 0 मिलेगी। 0 किसके वजह से मिलेगा? 2 और 5 के वजह से 0 मिलेगा। 2 और 5 का जैसे आप गुणा करेंगे 10 दे देगा, और 10 में इकाई का स्थान 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 मिलेगा। तो होता है 2 गुणे कितना कह देगा? 3 गुणे हो जाएगा। इसके बाद अभाज्य 5 होगा, उसके बाद कौन सा होगा? 7 हो जाएगा, उसके बाद से 11 हो जाएगा। गुणे डेस कहाँ तक जाएंगे हम लोग? n तक जाएंगे। अब बोला कि गुणा किए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कोई संख्या हमको x मिले, x की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका आंसर कितना होगा? 0। लेकिन जब यही पूछ दे कि 2 को छोड़ के, जब 2 को छोड़ दिया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी? जब 2 को यहाँ पे हटा देते हैं तो जब सम हट गया मेरा तो सब बचे विषम। विषम बचा तो मैं आपको बोला हूँ कि जब 5 किसी संख्या है, 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान 0 देगी। 5 में किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमको क्या देगी? हमको 5 देगी। ये जब विषम सम वाली हट गई, सब बचे विषम, तब जब इस कंडीशन वाली क्वेश्चन हमारी बनेगी कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे कौन संख्या आएगी? 5 आएगी। जब इन तरह क्वेश्चन बनेंगे कि 2 और 5 दोनों को छोड़ दिया जाए, किसको किसको छोड़ दिया जाए? 2 और 5 को दोनों को छोड़ दिया जाए। जब 2 और 5 को छोड़ देंगे तो आपका जवाब होगा CND कैन नॉट डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। आंकड़े क्या है? गलत है, ज्ञात नहीं कर सकते यानी संभव नहीं है, इसको कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आ जाइए, 3 3 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ से केवल अभाज्य संख्या से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आगे जो हमारा होगा विषम पढ़ लिया, अपने अभाज्य पढ़ लिया। उसके बाद आपको पढ़ना है कहाँ? सहअभाज्य। इसके बाद देखो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जो है। हम कह सकते हैं जब 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? सदैव 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना हो? सदैव 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब मैंने एग्जाम्पल दे रखा हुआ है कि 1 और 2 का, 1 2 का मतलब 1 का 1, 2 का मतलब 1 गुणे कितना हो जाएगा? तो दोनों में कॉमन हमको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी अभाज्य हो जाएगा।
3 और 4 की बात करते हैं तो 3 का मतलब 1 गुणे कितना हो जाएगा 3, 4 का मतलब 1 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2। इसमें कॉमन क्या मिल गया 1, यानी अभाज्य हो जाएगा। मैंने कहा 5 और 6 की बात करते हैं तो 5 का मतलब 1 गुणे कितना हो जाएगा 5, 6 का मतलब हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे कितना होगा 3, यानी ये अभाज्य हो सकते हैं। यानी जिन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, जैसे मैंने बोला कि 15 और 16 को लिया, 15 का मतलब 1 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, 16 को लिया तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी कॉमन क्या मिला 1 मिला, यानी क्या हो जाएगा हमको अभाज्य संख्या मिल जाएगी। जिन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं उसको ध्यान देना। यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं। बोला गया यहाँ पे, लिखा गया यहाँ पे, ध्यान देना कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है सदैव 1 होता है, एलसीएम उनका क्या होता है गुणनफल होता है। मैंने लिख दिया है कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि ए और बी दो सहअभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा तो आपका जवाब होगा 1, और एलसीएम पूछा जाएगा तो आपका जवाब कितना होगा ए और बी। दो क्रमिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्या होती हैं। दो क्रमिक संख्याएं, मान लीजिए कभी कभी हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बोला कि 549984, बोला 549985, क्या ये सहअभाज्य हैं? तो आप कह सकते हो सहअभाज्य हैं, दोनों क्या है क्रमिक नंबर है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, क्रमिक नंबर हो, हमेशा क्या होंगे सहअभाज्य होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहअभाज्य हो गया, उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को ध्यान देना। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता हो संख्याएं क्या कहलाती है, हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, नेचुरल मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 डेड डेज कहाँ तक इनफाइनाइट तक, ये सारी परिमेय संख्या होती है। होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 डेड डेज कहाँ तक इनफाइनाइट, ये परिमेय संख्या। इंटीजर की बात करें, इंटीजर क्या होगा भाई हमारा, डेड डेज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डेड डेज इनफाइनाइट, ये भी इंटीजर। यानी सभी नेचुरल नंबर आपके परिमेय संख्या होंगे, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या, और सभी आपके पूर्णांक आपके परिमेय संख्या होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे नेचुरल नंबर कैसे परिमेय होंगे। मैंने आप लिखा कि जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो, जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, और जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज न किया जा सकता हो संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या नहीं होंगी। जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता हो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, जिन संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज न किया जा सकता हो क्या होंगी, परिमेय संख्या नहीं। जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो हम इसे 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन है 3/1 लिख सकते हैं, ये सारी परिमेय संख्या में चेंज हो सकती हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकती है, 1/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इंटीजर क्या -4 आपका परिमेय संख्या है तो -4/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगी। पूछा जाए -5 परिमेय संख्या होगी, -5 में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगी। मैंने कहा -12 परिमेय संख्या तो -12/1 लिख सकते हैं। यानी जिन संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता हो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहला मैं लिख रहा हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक होंगी, सभी क्या होंगी प्राकृतिक होंगी, इक्वल टू परिमेय होंगी, क्या होंगी परिमेय होंगी, सभी प्राकृतिक परिमेय होंगी। लेकिन सभी परिमेय जो होगा, सभी परिमेय जो होगा, ध्यान देना कि सभी परिमेय होगा नॉट इक्वल टू प्राकृतिक, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं लेकिन सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पे सभी पूर्ण संख्याएं जो होंगी, सभी पूर्ण संख्याएं जो होंगी, सभी पूर्ण संख्या होंगी, सभी पूर्ण संख्या इक्वल टू परिमेय, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं लेकिन सभी परिमेय जो होंगे, सभी परिमेय जो होंगे नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, यानी यहाँ ध्यान देना। उसके बाद से तीसरा यहाँ पूछ सकता है कि सभी पूर्णांक जो होंगे,
सभी पूर्णांक सम विषम के लिखवा दिया मैंने। सभी पूर्णांक जो होंगे, पूछा जाएगा सभी पूर्णांक परिमेय होंगे, तो आप कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय हो जाएंगे। लेकिन सभी परिमेय जो होंगे, सभी परिमेय संख्या होंगी नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी पूर्णांक नहीं होंगी। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ से लिख लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होंगी, लेकिन सभी परिमेय पूर्ण संख्या नहीं होंगी। सभी पूर्णांक परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम हटा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि ऐसे नंबर्स देके, जैसे बोला गया कि 1 परिमेय होगा, 2 होगा, 0.5 जो होगा परिमेय होगा क्या। मान लो हमने पूछ दिया कि 0.5 जो होगा परिमेय होगा, 0.5 जो परिमेय होगा, तो आप कहोगे कि सर ये 5/10 लिख सकते हैं, परिमेय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पूछा जाए कि 0.5555 डैश इनफाइनाइट क्या परिमेय होगा, तो आप कहोगे सर 0.5 पे हम बार लगा देंगे। जैसे मैंने बार लगाया, इनको भिन्न में चेंज कर सकते हैं, भिन्न में चेंज करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 9, ये परिमेय होगा। यानी जिस पे बार लगा होगा वो भी परिमेय होगा, जिन पे बार नहीं लगा होगा वो भी परिमेय होगा। कब परिमेय होगा, जब रिपीटेशन हो। जैसे मैंने बोला कि 0.2984 डैश इनफाइनाइट बोला गया, क्या ये संख्या परिमेय संख्या होगी, बता दो। तो आपका जवाब यस परिमेय, क्योंकि रिपीटेशन है, संख्याएं में क्या है, रिपीटेशन है। इसको हम लिख सकते हैं कि 0.2984 पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जैसे बार लगा, इसको किस में चेंज कर सकते हैं, परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। कहा जाता है कि पाई एक परिमेय संख्या है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है। 22/7 आपका क्या होता है, परिमेय संख्या। क्यों भाई, देखो पाई का जो वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, काल्पनिक मान होता है, मानक मान 22/7 होता है। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं होता है, मानक मान होता है। और जब भी आपको रिपीटेशन में इनफाइनाइट में संख्या देखेंगे वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। चलिए बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या में क्या बोलोगे आप लोग, भाई जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदल सकते, जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदल सकते वो परिमेय संख्या। जैसे मान लो पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो भी परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर 9 की बात करें तो हो जाएगा 3, ये परिमेय संख्या, √9 परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √16 की बात करेंगे ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √8 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जिनका वर्गमूल घनमूल नहीं निकाला जा सकता वो परिमेय संख्या नहीं हो जाएंगे। इतना बस स्पष्ट आप लोग ध्यान देना, ये परिमेय संख्या हो गई। एक टॉपिक छूटा हुआ उसको मैं पढ़ा दे रहा हूं आप लोग को। एक टॉपिक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को, इसमें लिखा नहीं गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूर्णांक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूर्णांक। क्या लिख रहा हूँ भाई, पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, मैं आपको बता दूँ इंटीजर क्या होता है। यानी इंटीजर के लिए आपने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा, आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा, आपने कहा होगा यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और डैश कहाँ तक जा रहा होगा, इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, डैश कहाँ तक जा रहा है। बताने वाले बच्चे भी बताते हैं कि इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो जो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूर्णांक की बात की, तो पूर्णांक जो होता है कि जब हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक की बात करते हैं तो ये नेचुरल नंबर की बात होती है। 0 से लेके इनफाइनाइट तक की बात करते हैं तो होल नंबर की बात आ जाती है। जैसे मैंने ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया, निगेटिव संख्याओं को शामिल कर दिया, तो इंटीजर का काम करता है पूर्णांक।
तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं तो जो परिवार बनता है क्या बनता है हमारा, वो इंटीजर पूर्णांक बनता है। अब इंटीजर से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं इसको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमसे इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर आपके सामने यहाँ होगा। मैंने कहा कि डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने कहा कि जब इनफाइनाइट तक की बात करें तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए क्या, ये बताओ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होंगे क्या। पहला पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगे संख्याएं इक्वल टू पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। बट सभी पूर्णांक नॉट इक्वल टू, ठीक। दूसरा ये पूछा जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या इक्वल टू पूर्णांक। इसका अपोजिट गलत होगा, सभी पूर्णांक इंटीजर नॉट इक्वल टू होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। स्टेटमेंट इसको नोट कर लेना। पूछा जाए कि क्या बताओ कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा यस। लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं क्या, नहीं। सभी पूर्णांक जो होती, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं क्या है, सभी होल नंबर आपके इंटीजर होंगे, यस। लेकिन सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्या होंगे, नहीं। इसको ध्यान रखना। आपको मैंने जीरो के लिए बताया था, जीरो एक प्रकार की पूर्ण संख्या होती है, जीरो एक प्रकार का पूर्णांक होता है, और जीरो आपका क्या होता है, सम संख्या होता है, जीरो एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है। ये चार चीज़ें मैंने बताया था, ये चार चीज़ मैंने आपको बता दिया था जीरो के बारे में। इंटीजर के बारे में मैंने बता दिया आपको, इंटीजर से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा, वो हम लोग लेके चलेंगे क्वेश्चन पे, गिनती पे लेके चलेंगे। आज पूरा का पूरा मैंने आपको डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, और जितने बच्चों को पहुंचा सकते हो उतने बच्चों को पहुंचाओ आप लोग। आज की क्लास बड़ी हो गई है, आज की क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है, और कोशिश रहेगी कि आपके अकॉर्डिंग क्लास चले, कि आप जितने में कंफर्ट हो उतना क्लास चलेगी। आज का डेफिनेशन का सेशन था तो इसलिए बड़ा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।